राम राम जी, मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के मंच पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज पिछले 1 हफ्ते से जो विधवा विलाप सोशल मीडिया और मीडिया पे धुरंधर फ़िल्म को लेकर चल रहा था, वो मैं देख आया हूँ। और जब देख के मैं कल रात को गया था, सुबह 2 बजे लौटा। फिर मैंने जो है फिर उन लोगों की विचार पे गया जो इसकी उम, विरुद्ध प्रतिज्ञा कर रहे थे। तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत ऐसे नाम थे जो अब तक जो है अपने या तो नेपथ्य में थे या अपने मन की आवाज बाहर नहीं निकाल रहे थे। उनका भी धैर्य धुरंधर ने तोड़ दिया। खुल के सामने आए, खुल के बात कही, खूब अनर्गल बात। तो इससे स्पष्ट है कि लगातार 11 साल राष्ट्रवादी सरकार की इस राजसत्ता ने उनके धैर्य को तोड़ दिया है, वो बाहर निकल आए। और वो अब जो छुपाने का प्रयास था वो भी नहीं कर। उसी के साथ एसआईआर वो होता बवाल देख रहा हूँ। यहाँ पर जो है जानबूझ के राज्य सरकार, विशेषतः आप जैसे केरल में, आप तमिलनाडु हुआ या पश्चिम बंगाल हुआ, वो जानबूझ के राज्य सरकार ने भारत की फेडरल स्ट्रक्चर को विरुद्ध जाते हुए एक जनादेश अपने यहाँ तैयार कर रही हैं, जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है। इसका जो है जीता जागता प्रमाण आपने जो है 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि राज्य सरकार और स्वयं जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से उसमें उसको बढ़ावा देते हुए दिखी। और ये जानते बूझते कि ये हम एक ऐसी तरफ जो है लोगों को झोंक दे रहे हैं कि जिसका परिणाम सिर्फ जलना ही है। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। मैंने लिखा इसे बहुत पहले से, लेकिन मैं अपने जिन्होंने मेरा पढ़ा नहीं, लिखा मेरा आज तक नहीं पढ़ा है, कि मेरा आपके लिए एक ही संदेश है कि मशालें अपनी आप जला लीजिए। अंधेरा हमें घेरने वाला है। ये कोई मैं किसी तरीके से कोई भूमिका नहीं बांध रहा हूँ, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है अंधेरा को आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमको विनाश की ओर जाना है। और विनाश की ओर इसलिए जाना है क्योंकि बिना विनाश हुए सृजन होगा ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि हम जो है विनाश की और सृजन की गोधूली बेला की यात्री हैं। मैं जो ये सब बातें कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मेरे जीवन का एक अनुभव है। इतिहास मैंने पढ़ा है, इतिहास में मेरी रुचि है, इतिहास से मैंने ये समझा है। एक काल था जो सत्य जो था वो छन-छन के सामने आता था। और समय इतना धीरे से चलता था कि कि अक्सर जो है जब सत्य वर्तमान में आता था, तो वर्तमान आते तक जो है वर्तमान शिथिल हो जाता था। और उस आए हुए सत्य से उदासीन होकर विधि का विधान मानते हुए लोग जो है वर्तमान की सारे आक्रमण उनके सामने जो है नतमस्तक हो जाता था।
ये वो काल था जब लोगों का जीवन जो है 50-50 कोस से ज़्यादा दुनिया थी ही नहीं। मुझे आज उस काल और वर्तमान में एक अंतर स्पष्ट दिखता है कि पहले समय धीमे चलता था। सत्य इतने ठहराव के बाद सामने आता था कि घटनाओं की विश्लेषण और विवेचना भी साफ नहीं हो पाती। आज क्या है कि आज चंद घंटों में हजारों किलोमीटर दूर हुई घटना, उसकी बड़ी प्रामाणिकता से विवेचना हमारे सामने आ जाती है, तो हम निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब जो हम कुछ देख और सुन रहे हैं उसमें ज्यादा स्पष्टता है। मैंने वातावरण को बदलते देखा है, मैंने लोगों को मलिन से महामलिन होते हुए देखा है, मैंने स्वार्थ और अहंकार से अभिभूत लोगों को अपने ही आशियाने को आग में जलाते हुए देखा है। मैंने इसी के साथ लोगों को भारत पर विश्वास करते हुए भी देखा है। मैंने इसके लिए लोगों को धर्मनिरपेक्ष से कट्टर हिंदू बनते हुए देखा है। मैंने आरक्षण से लाभ लेने वाले वर्ग को आरक्षण की हीनता में अपने पुरुषार्थ को चलने को महसूस करते हुए भी देखा है। मैंने भारत के अलावा सब कुछ सोचने और समझने को स्वीकार करने वाले नपुंसक भी देखा है। मैं इतनी जो व्याख्या कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद से हमारी यात्रा कोई बहुत सुखद नहीं रही। हमारे पास जो शताब्दियों का बोझ दास्ता का और हिंदू होने की हीनता जिस तरीके से हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने जो हमारे अंदर समाहित की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, वो सब हमने बोझ ढोया है। लेकिन उसके बाद भी जो आने वाला भविष्य है उसको मैं शायद इतिहास की नजर से देख रहा हूं, क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे मैं प्रभावित रहा हूं और मैं समझता हूं कि हम उसी ओर जा रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन पे जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं उनका प्रशंसक रहा हूं। उनके जीवन के उतार चढ़ाव और अमेरिका के संकटमय काल में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को मैंने बड़ी सूक्ष्मता से समझा है। और कमोवेश वही स्थिति आज भारत में बन रही। लिंकन ने तमाम विरोध के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी से नामांकन प्राप्त किया था और उसके बाद विवाद से भरपूर एक त्रिकोणीय मुकाबले में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। अमेरिकी जो चुनाव प्रक्रिया है थी या जो है, उनके अनुसार वो जीते जरूर थे, लेकिन उनको हमेशा जो है अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वोट बड़े कम थे। और राष्ट्रपति चुनाव जरूर जीत गए थे, लेकिन उनका विरोध भी था। और उसका विरोध का महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस वक्त अमेरिका जो है एक दोराहे पे खड़ा था। दास्ता के मुद्दे पे अमेरिका दो वर्ग में विभाजित हो चुका था। ये उतना ही तक महत्वपूर्ण विभाजन था जो आज की तारीख में भारत में राष्ट्रवादिता और धर्मनिरपेक्षता
जिसके अंदर जो है आपका कट्टर इस्लाम और सब तमाम लोग आ जाते हैं, उसका है। अमेरिका के दक्षिण राज्य जहां रुई की खेती होती थी, वहां पे जो है उस खेती के लिए अफ्रीका से जो है दास आए थे आते थे, वो खेती करते थे, तो वहां दासता की प्रथा थी। और उस काल में जो है मध्य 19वीं शताब्दी में जो है बहुत जोर था उस दासता प्रथा को समाप्त करने के लिए, जिसका विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे थे। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि यदि लिंकन बने राष्ट्रपति तो वो जो है अलग हो जाएंगे। लिंकन का नामांकन पद के लिए अपनी पार्टी में जो संघर्ष किया, उसमें जो उन्होंने भाषण दिए, वो दासता को संवैधानिक रूप से समाप्त करने के विषय पे बहुत कुछ साफ नहीं था। और उसका परिणाम यही हुआ कि वो एक उन्मादी की भांति इस बात पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी कीमत पर खंडित या उसके समाज में कोई भी बिखराव नहीं हो सकता है। उनके इस बीच के रास्ते को देखते हुए जो दासता व्यवस्था के समर्थक थे वो उनके साथ नहीं थे। वहीं पे शांतिवादी और बुद्धिजीवियों के बड़ा वर्ग जो दासता प्रथा के विरुद्ध था, वो भी इन पे विश्वास नहीं करता। उस काल में जो सुपर पावर थे विश्व में, वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थी। वो दोनों ही उन दक्षिण राज्यों जो जिन्होंने एक अपना एक घोषणा कर दी थी, कॉन्फेडरेट कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके साथ उन्होंने अपने व्यापारिक संबंध बना लिए थे। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि एक ही देश में जो है आधा हिस्सा जो है अपने को जो है अमेरिका ही से विमुक्त होकर कॉन्फेडरेट स्टेट बनाता है, और तत्कालीन सुपर पावरों के साथ व्यापार भी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में अमेरिका जा चुका। लेकिन अब्राहम लिंकन के पास एक सोच थी, एक विश्वास था। अमेरिका के उस विप्लव काल में उन्होंने राष्ट्रपति पद का जब पदभार संभाला तो एक भाषण दिया। उसमें जो है उन्होंने बड़ी स्पष्टता दी। उन्होंने स्पष्ट रूप उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इन विहंगम परिस्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका के संविधान को अपनी नैतिक शक्ति बनाया। उस वक्त उन्होंने अमेरिका के नागरिकों को संबोधित करते हुए जो अंग्रेजी में भाषण दिया, वो बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। क्लिष्ट भी नहीं, उसका जो है हिंदी अनुवाद बड़ा क्लिष्ट था। मैंने किया है। अब मैं उस आत्मा को छू पाया कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि आप जो है मेरी बात को पूरी तरीके से गंभीरता से इसको समझ सकें। उन्होंने कहा, मैं सार्वभौमिक नियमों और संविधान का मनन करके यह पाता हूं कि विभिन्न राज्यों का यह संघ शाश्वत है। संविधान के मूलभूत कानून में भले ही इस पर अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की निरंतरता इसमें अंतर्निहित है। यहां यह बात बड़ी दृढ़ता से कही जा सकती है कि कोई भी राष्ट्र अपने संविधान में खुद के विघटन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। लिंकन ने विप्लव काल से निपटने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के असफल होता देखने पर संविधान के मूलभूत कानूनों से परे जाकर जो शक्तियां अपने हाथ में ली, उसका जो है उन्होंने आधार राष्ट्रपति पद के लिए
लिए गए शपथ को बनाया, उसी को अपना नैतिक आधार बनाया। वहीं पे एक वर्ड आया, रजिस्टर्ड इन हेवन। उस शपथ को उन्होंने कहा, भगवान को साक्षी मानकर ली गई इस शपथ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा करना, उसको सहेजना और उसको बचाना अपना प्रथम कर्तव्य माना था। लिंकन ने आगे कहा है कि अलगवाद और संविधान के प्रति अनादर का केंद्र बिंदु अराजकता का सार है, एनार्की का, एसेंस ऑफ एनार्की। बहुमत या बहुसंख्यक को हमेशा से संविधान के नियमों और कानूनों के द्वारा नियंत्रण और सीमाओं में बांधा जाता है, और समय समय पर बहुसंख्यक बदलती राय और भावनाओं के आधार पर उसमें संविधान में समयानुसार बदलाव भी होता है। जो भी इसको अस्वीकार करता है वो अराजकता और निरंकुशता की गोद में बैठ जाता है। सबका हर बात पर सर्वमान्य होना असंभव है, इसलिए अल्पसंख्यक की बातों को हमेशा ही मानना चाहिए। यह विचार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अब जब इस दो चीजों को राष्ट्रपति के पद पर लेते हुए शपथ और इस बात को आप समझेंगे तो आप स्पष्ट रूप से भारत में जो इस वक्त जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, चाहे धर्म के आधार पे चाहे राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर, आप समझ सकते हैं कि हम एनार्की की तरफ, ऑलरेडी अराजकता की तरफ जा चुके हैं, और इसमें जो है भारत का विपक्ष पूरी तरीके से योगदान दे रहा है। मैं मानता हूं कि हम पूरी तरीके से ईमानदार तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि बहुसंख्यक के संग अन्याय हो रहा है। मैं जो अब्राहम लिंकन के शब्द के जो ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से संविधान के परे जाकर जो शक्तियां अपने हाथ में ले जाने को जो नैतिकता प्रदान की है, तो मैं देखता हूं कि जब विध्वंस का जब रास्ता आता है तो हमेशा ही पुराने व्यवस्थाएं टूट के चरमरा के टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उस वक्त जो भारत जो राष्ट्र होता है उसका नेतृत्व बनी हुई संविधान की बनी हुई परिधि या व्यवहार में लाई व्यवस्था की परिधि को तोड़ते हुए उन शक्तियों का आह्वान करता है और प्रयोग करता है जिस पर बहुसंख्यक उस विश्वास करता है। मैं यदि अब अब्राहम लिंकन की जगह मोदी जी और अमेरिका की जगह भारत को पढ़ने की कोशिश करूं तो आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और भविष्य भी गढ़ता हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। भारत में जो पिछले 11 वर्षों से मोदी हिंदुत्व राष्ट्रवादिता के विरोध के आवरण में जो अराजकता और संविधान का अनादर जिस तरह सामने आया है वो स्पष्ट दिखा रहा है कि भारत को विप्लव काल की विभीषिका की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब हम लोग जो है अनजाने में अनचाही एक तानाशाह का आह्वान कर बैठे। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जिस विनाश और जिस युद्ध काल की तरफ हम जा रहे हैं वहां पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वयं में अराजक होना ही पड़ेगा।
ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इतिहास तो यही सिखाता है कि जब तक जो है विप्लव काल, किसी राष्ट्र के विप्लव काल में यदि उसका राजनीतिक नेतृत्व विध्वंसक नहीं होता है, वो जब जो है बनी राज पद्धति की परिधि को तोड़ के ईश्वरीय शक्ति को अपना आधार नहीं बनाता है, तो वो राष्ट्र, वो सभ्यता, वो समाज समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम विनाश से सृजन के बीच की गोधूली का जो समय है, हम उसके यात्री हैं। और मैं चाहे या अनचाहे उस समय का आह्वान कर रहा हूं कि जहां पर हमको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमें किसी भी तरीके से इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र के बहुसंख्यकों को निरंतरता बनाए रखने के लिए या स्वयं में सनातन की पुनर्स्थापना को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए हमें अपने राजनीतिक नेतृत्व से इब्राहिम लिंकन बनने का आह्वान करना चाहिए। हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये मेरी एक सोच है। आशा करता हूं कि इसका आप मनन करेंगे और भयातुर होके इन चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये स्पष्ट रूप से मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतिहास में ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा होगा। हम पहले समाप्त इसीलिए हुए, नेपथ्य में इसीलिए गए कि हमने चयन अपना गलत किया। आज हमको अपना चयन करना है, और यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमको एक तानाशाह का आह्वान करना। इसी के साथ मैं अपनी बात से यहां समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत अच्छा ओरेटर नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपनी बात को कहने का प्रयास करता हूं। यदि पसंद आती तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल प्रारब्ध को, जो मैं अपने दो अनुजों के साथ चलाता हूं, उसको आप जो है सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राम राम।